नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पश्चिम बंगाल के खूबसूरत हिल स्टेशन और पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दार्जिलिंग आप कैसे पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग में आपके घूमने के लिए कौन कौन से मुख्य स्थान हैं, रहने और खाने के क्या क्या सुविधाएं हैं और दार्जिलिंग में आने का सबसे बेहतर समय कौन सा है। साथ ही दार्जिलिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दार्जिलिंग ब्रिटिश उपनिवेश के समय से ही अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है। यही कारण है कि दार्जिलिंग में हर साल देश तथा दुनिया के अन्य हिस्सों से हजारों पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में स्थित है और पहाड़ की चोटी पर बसा एक खूबसूरत शहर है। इसकी औसत ऊंचाई 2045 मीटर है। दार्जिलिंग चाय के कारण यह शहर दुनिया भर में काफ़ी फेमस है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को द्वारा दर्ज एक विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही दार्जिलिंग का घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आप दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप बाई रोड दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी तक आना पड़ता है। उसके बाद खपरेल या ऋषि रोड पकड़कर करसियोंग होते हुए दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं, या फिर मिरिक रोड पकड़कर दूधिया और लेप्चा जगत होते हुए भी दार्जिलिंग जा सकते हैं। ट्रेन से आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आना पड़ता है। फिर यहाँ से शेयर टैक्सी या कार बुक करके या फिर न्यू जलपाईगुड़ी बस स्टैंड से आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। इसी तरह से यदि आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट आना पड़ता है। यहाँ से कार के द्वारा दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग लगभग 71 किलोमीटर पड़ता है और जाने में 2.5 घंटे से 3 घंटे का समय लगता है। आप चाहें तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से टॉय ट्रेन के द्वारा भी दार्जिलिंग जा सकते हैं, पर इसमें 7.5 से 8 घंटे का समय लगता है। टिकट आप IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ले सकते हैं, या आप चाहें तो न्यू जलपाईगुड़ी से ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, पर पीक सीजन में काउंटर से टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सारे टिकट पहले ही बुक हो जाते हैं। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हर रोज सुबह 10 बजे खुलती है और दार्जिलिंग शाम 5:20 में पहुंचती है और टिकट के 1400 से 1500 लगते हैं। इस लंबी जर्नी में यह ट्रेन आपको कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों से लेकर गुजरती है और एक से बढ़कर एक व्यू देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग पहुंचने पर आपको होटल बुक करना पड़ता है। मॉल रोड या गांधी रोड के आसपास के होटलों को आप सुविधा अनुसार चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत से होटलों में खाने पीने के साथ ही साथ साइट सीन करने के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाती है। साइट सीन करने के लिए आप दार्जिलिंग स्टेशन या फिर मॉल रोड के आसपास से टैक्सी या कार बुक कर सकते हैं। दार्जिलिंग में आपको कम कीमत से लेकर महंगे होटल तक मिलते हैं। दार्जिलिंग से 2 या 3 किलोमीटर पहले भी बहुत से अच्छे अच्छे होटल या होम स्टे मिलते हैं और काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं। यदि आप अपनी कार या बाइक से दार्जिलिंग जा रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा देकर इन होटलों को बुक कर सकते हैं। अब बात आती है दार्जिलिंग में खाने पीने की, तो यहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह के खाने मिलते हैं। दार्जिलिंग के पहाड़ी और स्थानीय खाने से लेकर पश्चिम बंगाल के बेहतरीन भोजन यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही विदेशी और स्ट्रीट फूड, मोमो, नूडल्स, सूप आदि का स्वाद आप अपने मेनू में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं दार्जिलिंग में आपके घूमने के लिए सबसे बेहतर कौन कौन से स्थान हैं। तो मेरे अनुसार पहले नंबर पर आता है बतासिया लूप। बतासिया लूप एक इको गार्डन है और यहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों से लेकर लुप्त प्रजाति के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। साथ ही इस गार्डन के बीचों बीच वीर गोरखा सैनिकों के बलिदान को समर्पित युद्ध स्मारक बनाया गया है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है। यदि मौसम साफ हो तो आप यहीं से कंचनजंगा के व्यू को भी देख सकते हैं।
बतासिया लूप में आने के लिए टिकट लेना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है पीस पगोडा यानी जापानी टेम्पल। पीस पगोडा दुनिया भर में शांति प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं, जो दुनिया भर में शांति का संदेश देते हैं। इस जापानी टेम्पल में महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक के सभी चरणों को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। साथ ही यह पीस पगोडा चारों ओर से घिरे एक सुंदर और शांत प्राकृतिक वातावरण में मौजूद है, जहां आके आपको शांति और सुकून का एहसास होता है। यहाँ भी आपको सुंदर फूल पौधों से घिरे एक गार्डन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है टाइगर हिल, जहां आप सुबह सुबह जाकर खूबसूरत सनराइज और सुबह के सुनहरे रंगों में ढका कंचनजंगा के व्यू को देख सकते हैं। चौथे नंबर में आप रॉक गार्डन को अपने साइट सीन में शामिल कर सकते हैं। रॉक गार्डन पहाड़ी ढलानों के थोड़ा नीचे स्थित है। रॉक गार्डन जाते समय कई बिंदुओं पर आपको मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। साथ ही यहाँ के पहाड़ी ढलानों पर उपस्थित ऑरेंज वैली टी गार्डन पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। रॉक गार्डन में आप पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरते हुए एक सुंदर वाटरफॉल को देख सकते हैं। वाटरफॉल के साथ ही यहाँ एक इको गार्डन और फुटवे ब्रिज बनाया गया है, जहाँ पैदल चलते हुए अपना कुछ समय बिता सकते हैं। पांचवें स्थान में दार्जिलिंग के रोपवे को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में यह रोपवे दार्जिलिंग के फेमस चाय बागानों, खूबसूरत झरनों, हरे भरे पहाड़ों और सुंदर घाटियों से गुजरते हुए सुंदर सुंदर दृश्य को दिखाने में पर्यटकों की मदद करता है। साथ ही रोपवे से लौटते समय दार्जिलिंग के जूलॉजिकल पार्क को भी साइट सीन में शामिल कर सकते हैं। छठवें स्थान में दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन को शामिल कर सकते हैं। यदि आपको टॉय ट्रेन की लंबी जर्नी पसंद नहीं है तो दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक की जर्नी को चुनना चाहिए, क्योंकि दार्जिलिंग से घूम स्टेशन की दूरी केवल 6 किलोमीटर है और जाने आने में 1 घंटे का समय लगता है। दार्जिलिंग स्टेशन से डीजल और स्टीम इंजन चलाया जाता है, इसीलिए आप अपने पसंद के अनुसार दोनों में से किसी एक टॉय ट्रेन को चुन सकते हैं। इस ट्रेन के टिकट एडवांस में बुक कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। घूम स्टेशन के पास में घूम म्यूजियम है, जहां पुराने दिनों के टॉय ट्रेन से संबंधित चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। 7वें स्थान में घूम मोनेस्ट्री से लेकर डाली और सोनादा जैसे बहुत से बौद्ध मठों को अपने ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इन पवित्र मठों में बौद्ध भिक्षुओं को पवित्र मंत्र का उच्चारण करते और सुनहरे ड्रम को घुमाते हुए देखना आपको शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। साथ ही बौद्ध धर्म को और करीब से जानने का मौका मिलता है। 8वें स्थान में आता है दार्जिलिंग का महाकाल टेम्पल और मॉल रोड। दार्जिलिंग का मॉल रोड दार्जिलिंग के दिल के रूप में जाना जाता है। मॉल रोड में आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, होटल, दुकानें आदि देखने को मिलते हैं। हर तरह की गतिविधि और हलचल को यहाँ देखा जा सकता है। मॉल रोड के पास में ही श्री श्री महाकाल टेम्पल है। मॉल रोड से दाहिने तरफ के रोड से पैदल चलकर थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक साथ पूजा की जाती है। साथ ही इस मंदिर में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की एकता को भी देखा जा सकता है। इस मंदिर के आसपास और भी बहुत से देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं। मॉल रोड में स्थानीय और पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ लोगों को टहलते हुए, घुड़सवारी करते हुए, यहाँ बैठकर चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह खाते हुए और बड़े एलसीडी में चलते प्रोग्राम को देखते हुए देखे जा सकते हैं। मॉल रोड हमेशा से ही पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के लोगों, शॉपिंग करने वालों और खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। शाम के बाद रोशनी से जगमगाते हुए मॉल रोड काफी आकर्षक दिखाई पड़ता है। दोस्तों, दार्जिलिंग घूमने का सही समय अप्रैल से जून के सेकेंड वीक तक का बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय शहरों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ पर 15 से 18 डिग्री के बीच तापमान रहता है और घूमने के लिए सही होता है। यदि आप ज्यादा ठंडी का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर से
जनवरी के बीच यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको यहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। जुलाई से सितंबर तक पहाड़ों पर मानसून का सीजन होता है और यहाँ काफी बारिश होती है और लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है। इसीलिए इस समय यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं।